वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, या टेस्ट नंबर 64 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पैराथायराइड हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन है थायरॉक्सिन, थर्ड ऑप्शन है वृद्धिकर हार्मोन्स एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकागॉन। तो वह कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो वो होता है आपका पैराथायराइड हार्मोन्स। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, इसकी सहायता से ही रक्त में जो है कि कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है होलोग्राफी, सेकेंड ऑप्शन है फोटोग्राफी, थर्ड ऑप्शन है ऑडियोग्राफी एंड फोर्थ ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी। तो किसी भी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आप होलोग्राफी। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, होलोग्राफी में क्या होता है? होलोग्राफी एक ऐसी तकनीकी है ना, जिसमें लेजर किरणें द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रियामी चित्र बनाया जाता है। ठीक है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या इलेक्ट्रॉन किसी भी तरंग के साथ काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, सेकेंड ऑप्शन है केवल ध्वनि गुणता, थर्ड ऑप्शन है केवल प्रबलता एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल तारत्व। तो देखिए, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाता है तो उसमें उत्पन्न जो ध्वनि का भेद जो होता है निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है। किसके अंतर के कारण किया जाता है? तो ये जो है कि केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण किया जाता है। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए, ध्वनि गुणवत्ता के कारण भी और ध्वनि का भेद के कारण भी पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड में, सेकेंड ऑप्शन है एक्सरे में, थर्ड ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट में एंड फोर्थ ऑप्शन है दृश्य किरणें में। तो किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो ये होती है आपका एक्सरे में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। देखिए, इसके बाद इससे कम जो है कि अल्ट्रावायलेट में होती है, उससे कम दृश्य किरणें में होती है और उससे कम इंफ्रारेड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह, सेकेंड ऑप्शन है शायद अहमद खां, थर्ड ऑप्शन है आगा खां एंड फोर्थ ऑप्शन है शायद अमीर अली। 1908 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था आपका आगा खां का। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, ऐसा हुआ कि 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की बैठक हो रही थी ना, तो उसी अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कि ढाका के नवाब सलीम उल्लाह जो है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से घोषित कर दिया। ठीक है। और 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये आगा खां को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय था। फर्स्ट ऑप्शन है सर्किट न्यायालय, सेकेंड ऑप्शन है प्रोविंशियल न्यायालय, थर्ड ऑप्शन है सदर दीवानी अदालत एंड फोर्थ ऑप्शन है सदर निजामत अदालत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो है कि भारत में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय था। तो वो क्या था? तो वो था सदर निजामत अदालत। ये जो कि फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है 1887 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र जो है कि कोलकाता में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन है 1916 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र जो कि लखनऊ में हुआ था। एंड थर्ड ऑप्शन है 1922 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र जो कि गया में हुआ था। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1939 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र जो कि त्रिपुरी में हुआ था। तो इसमें से जो है कि गलत युग्म को पहचानना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि गलत है। देखिए, 1887 ईस्वी का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जो है कि कोलकाता में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है कि कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है। और इसके जो है कि अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी में जो है कि
तिलक के प्रयास से जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था, ठीक है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1922 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था ये गया में हुआ था, बिहार में, और इसके जो है कि अध्यक्ष जो है कि आपके CR दास थे, ठीक है। और 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था त्रिपुरी में, और इसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन है अलीगढ़, थर्ड ऑप्शन है आगरा एंड फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो जो 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो हुआ था आपका लखनऊ में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल पेश हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन है रिपन के समय में, सेकेंड ऑप्शन है डफरिन के समय में, थर्ड ऑप्शन है एल्गिन के समय में एंड फोर्थ ऑप्शन है लिटन के समय में। तो इल्बर्ट बिल पेश हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये रिपन के शासनकाल में पेश हुआ था, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि इल्बर्ट बिल था क्या। देखिए इल्बर्ट बिल में ऐसा होता था, इल्बर्ट बिल से पहले ये होता था कि यूरोपियन व्यक्तियों से संबंधित जो भी मामले थे ना उसकी सुनवाई जो है कि यूरोपियन जज ही करते थे, मतलब यूरोपियन न्यायाधीश ही करते थे, ठीक है। लेकिन जब इल्बर्ट बिल जब आया तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि यूरोपियन व्यक्तियों से संबंधित जो भी मामले होगा उसकी सुनवाई करने का अधिकार किसको होगा? वो भारतीय न्यायाधीशों को प्रदान कर दिया गया था इल्बर्ट बिल में, ठीक है। और यही कारण था कि न्यायाधीशों को यही कारण था कि सारे यूरोपियन समुदाय जो भी थे तो इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। वो लोग ये बोल रहे थे कि यूरोपियन लोग ये बोल रहे थे कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपियन अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध होने के कारण जो है कि वायसराय ने इस बिल को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, फर्स्ट ऑप्शन है बारबोसा, सेकेंड ऑप्शन है मानियर विलियम्स, थर्ड ऑप्शन है सर टॉमस रो एंड फोर्थ ऑप्शन है फादर हेरास। तो जेम्स प्रथम का राजदूत जो है कि कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो वो था आपका सर टॉमस रो, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा हुआ कि 1615 ईस्वी में, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जो थे जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपने राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा, ठीक है। और जहांगीर ने इसे व्यापार संबंधी अनुमति दी और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है कि भारत में आरंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में किसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, थर्ड ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, फोर्थ ऑप्शन है कॉर्नवालिस। तो बंगाल में किसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो वो किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख तेल परिशोधशाला एवं उनसे संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भटिंडा पंजाब में, सेकेंड ऑप्शन है नागपट्टिनम तमिलनाडु में, थर्ड ऑप्शन है तातीपाका गुजरात में एंड फोर्थ ऑप्शन है बरौनी बिहार में। तो ये जो है कि स्टेट का नाम दिया गया है और जो ये तेल शोधनशाला दिया गया है उसका नाम दिया गया है, तो इसको मैच करना है। तो इसमें से गलत युग्म बताना है। तो ये जो है कि आपका तातीपाका ये गुजरात में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये थर्ड ऑप्शन जो है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्रीक कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, थर्ड ऑप्शन है भारत म्यांमार सीमा पर एंड फोर्थ ऑप्शन है गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाक सीमा पर। तो सर क्रीक जो है कि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पे, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना एक दलदली क्षेत्र है जो कि अरब सागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे शुष्क भाग है? फर्स्ट ऑप्शन है कच्छ गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान। तो भारत का सबसे शुष्क भाग कौन है? तो ये है जैसलमेर राजस्थान, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए भारत के पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर है ना वो सबसे शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर जो है कि 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है यह क्षेत्र और ये वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पर मानसूनी पवनें नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है?
फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून, सेकंड ऑप्शन है पटना, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। तो जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है वो है आपका कोलकाता में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात में, सेकंड ऑप्शन है ओडिशा में, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक में एंड फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो जो दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है आपका कर्नाटक में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ये जो है कि आपका भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये जो लोहे और इस्पात के जो उद्योग हैं वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी आपकी 1956 से 61 तक, ठीक है। और इसमें जो है कि ये तीनों का स्थापना किया गया था। देखिए ये भिलाई कहाँ पे पड़ता है? पहले ये तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और भिलाई जो है ये सोवियत संघ, मतलब आज की डेट में रूस के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। दुर्गापुर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ये जो है कि यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। और राउरकेला ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ये जो है कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि भिलाई या दुर्गापुर, राउरकेला किसके सहयोग से, मतलब यहाँ का जो भी इस्पात के उद्योग हैं ये किसके सहयोग से स्थापित किए गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोहे इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है राउरकेला, सेकेंड ऑप्शन है दुर्गापुर, थर्ड ऑप्शन है भिलाई, फोर्थ ऑप्शन है भद्रावती। तो अभी उस क्वेश्चन में डिस्कस हम लोगों ने किया कि जो कि जर्मनी के सहयोग से कौन स्थापित किया गया था? तो ये है आपका राउरकेला। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 262 के अनुसार, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 263 के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 264 के अनुसार एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो ये जो है कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो है कि भारतीय संविधान जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 263 के अनुसार। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वाजसनेयी संहिता बौद्ध से, सेकंड ऑप्शन है आचारांग सूत्र भागवत से, थर्ड ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय भागवत से एंड फोर्थ ऑप्शन है पंचरात्र संहिता जैन से। तो इसमें से गलत युग्म पहचानना है। तो ये जो है कि आपका सेकेंड ऑप्शन जो है ना ये गलत है। ये आचारांग सूत्र भागवत से नहीं है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वज्रयान धर्म में बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मातंगी, सेकंड ऑप्शन है योगिनी, थर्ड ऑप्शन है डाकिनी एंड फोर्थ ऑप्शन है तारा। तो वज्रयान धर्म में जो है कि बोधिसत्व की संगिनी जो है कि तारा को कहा जाता है। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉक फार्मिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 से 3 फसलों को एक साथ उगाना, सेकेंड ऑप्शन है फसलों की अदला बदली करना, थर्ड ऑप्शन है पशुओं का प्रजनन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग जो है कि ये है पशुओं का जो है कि प्रजनन है। ये जो है थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है वाणिज्य बैंक, सेकेंड ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, थर्ड ऑप्शन है सहकारी बैंक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी संस्था जो है कि कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को जो है कि सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो ये है आपका वाणिज्य बैंक। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण बैंकिंग से, सेकेंड ऑप्शन है ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से, थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण
वृद्धजनों की देखभाल से, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि आपके भारत में शुरू की गई जो स्वाभिमान योजना है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीसॉल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है काली मिट्टी, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एंटीसॉल क्या है, तो एंटीसॉल ये जो है कि जलोढ़ मिट्टी होती है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। ये देखिए, कल आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया नदी पे, सेकेंड ऑप्शन है हुअर बांध टेनेसी नदी पे, थर्ड ऑप्शन है नूरेक बांध बक्स नदी पे, एंड फोर्थ ऑप्शन है काहोरा बांशा बांध जाम्बेजी नदी पे। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है कौन सा, तो ये है आपका हुअर बांध जो है कि ये जो है कि टेनिस नदी पे नहीं है, ये है आपका कोलोरेडो नदी पे। ये सेकेंड ऑप्शन जो है कि गलत है, सुमेलित है। चलिए, आज का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 16 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 14 सितंबर को, एंड थर्ड ऑप्शन है 12 अक्टूबर को, और फोर्थ ऑप्शन है 9 सितंबर को। तो विश्व खाद्य दिवस जो है कि किस तिथि को मनाया जाता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।